Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज से हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या शुरू करेंगे हम सेल, यानी कि आपकी एक सेल टॉपिक गिवन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक आपका सेल इसलिए लिया है क्योंकि कभी 9 10 से जो बच्चे 11th में मूविंग है तो उसने सेल के बारे में तो कभी पढ़ाई होगा, है ना। तो इसलिए अपन ने सेल चैप्टर लिया है फर्स्ट ये लिविंग वर्ल्ड वगैरह वो सब आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएंगे। तो पहले हमने लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या होता है, देखो कभी नाम तो सुना ही होगा सेल, है ना। तो इस सेल में सबसे पहले हम देखेंगे सेल बायोलॉजी। तो देखो सेल बायोलॉजी क्या होती है। सेल बायोलॉजी एक साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल का रिप्रोडक्शन और सेल का डेवलपमेंट, ये किसमें हम पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है कि ये भी एक साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब जो साइटोलॉजी है उसका फादर कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। देखो तुमने क्लास 9th में रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ाई होगा, है ना। रॉबर्ट हुक नाम आया था तुम्हारे। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसे लिखा है तुम्हारी 9th क्लास की बुक में कि जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल। क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल डिस्कवर किया था, है ना। ऐसा था कि तुम्हारे 9th क्लास में। तो ये क्लास 9th में जो सेल था उसके ऊपर थोड़ा सा और क्या है, मॉडिफिकेशन दिया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, और आपका वरना बेसिक्स तो वहीं से वैसे ही है इसमें भी। ठीक है, तो देखो सेल बायोलॉजी क्या होता है, बता दिया। सेल बायोलॉजी की एक साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, इसमें आती है सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो लिखो सेल बायोलॉजी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th का। तो क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इन सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या बोला था मैंने, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या बोला था कि साइटोलॉजी भी एक ऐसी ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of structure of cell, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो आपका सेल में ये दो टर्म्स गिवन बुक में तो नहीं है पर मैं थोड़ा नीट लेवल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। ठीक है, कि सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। नेक्स्ट है कि फादर कौन है इस साइटोलॉजी का, फादर कौन है, तो फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। यहां तक तो अभी तक इसका इंट्रोडक्शन था कि सेल क्या होता है। देखो सेल है वही नॉर्मल सी बात, जैसे आपका घर सपोज है, उसके अंदर जो सबसे बेसिक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीज उसके अंदर क्या होती है, आपकी ब्रिक्स होती है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो जो सेल है, अगर इस सेल से कोई भी चीज छोटी यानी कि
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, या ये बोल सकते हो कि अगर इस सेल से कोई चीज छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और ये सेल क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और ये जो सेल है ये बहुत तरीके का क्या है, फंक्शन करते हैं। सेल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो सेल के बारे में लिखो, एनीथिंग less than a complete structure of a cell anything less than a complete structure of a cell does not exist independently. Hence इसीलिए जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपनी लाइफ की, ठीक है। Hence cell is the structural and functional unit of life. और क्या लिख सकते हैं हम इस सेल के बारे में कि सेल परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस इन आवर लाइफ, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेल के बारे में। अब जो सेल है मैंने पहले बताया क्या कि रॉबर्ट हुक था। कौन? जो रॉबर्ट हुक था उसने तो क्या डिस्कवर किया था, बताओ क्या डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने? डेड सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? कौन सा सेल? लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो ध्यान रखना जब आपका चैप्टर स्टार्ट है तो उसी पेज पे लिखा हुआ एंटन वन ल्यूवेनहॉक, एंटन वन ल्यूवेनहॉक। इसके थ्रू क्या हुआ था? लिविंग सेल डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नाम सुना है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाम सुना है ना? क्या होता है न्यूक्लियस? देखो इस साइटोप्लाज्म में आपने सेल का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डीएनए, क्रोमेटिन ये सब प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखो ये भी लिख लो, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो देखो जो आपका सेल का जो फर्स्ट पेज है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो अभी तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसमें अभी तक यही था कि जो सेल है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर करा। एंटन वन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने एक लिविंग सेल का क्या किया? डिस्कवर किया। और अगर एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल है तो वो क्या है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और परफॉर्म करती है हमारी लाइफ में बहुत से फंक्शंस, ठीक है। अब जो सेल है, सेल के बारे में हमें पता चल गया क्या है। अब जो सेल है वो दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। फर्स्टली प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स के टाइप्स। तो देखो फर्स्ट कौन सा बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो इसमें ना नॉर्मली तुम्हारा डिफरेंस ही पूछा जाता है, क्लास 11th में डिफरेंस पूछा जाता है नॉर्मली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना। तो देखो अपन डिफरेंस ही ले लेते हैं और उसके थ्रू हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स भी समझ लेंगे, है ना। तो टेबल बना लेते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, है ना। तो यहाँ लिखो अपनी नोटबुक में प्रोकैरियोटिक
यहाँ क्या आ जाएगा, यूकैरियोटिक। ठीक है, अब ध्यान रखना किसके बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, है ना। तो बेसिस क्या है, बेसिस क्या है बच्चों, बेसिस है हमारा, फर्स्ट बेसिस तो है न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ लिख लो न्यूक्लियस। दूसरा बेसिस है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। अब पूछोगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है जैसे कि आपकी क्या, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, ये सब क्या होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। एंड द थर्ड वन इज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पे, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो इन तीन बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मतलब डिफरेंस करेंगे। तो देखो फर्स्ट है, फर्स्ट हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। बेसिस बता दिया कौन कौन सा, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमने बेसिस लिया, वो पहले साइज देख लेते हैं कि साइज कितना होता है, देन न्यूक्लियस पे आएंगे। ठीक है, तो देखो जो साइज होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का, जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक का वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज। क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब साइज में स्मॉल कितने होते हैं, तो देखो 1 to 10 म्यूएम माइक्रोमीटर क्या होता है, इनका साइज होता है। ठीक है, और यहां जो साइज है यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज। कैसे है, साइज में लार्ज है। ठीक है, अब इसका जो साइज है वो कितना है, 5 to 10 म्यूएम, 5 to 100 म्यूएम। ठीक है, क्या ये हो गया आपका साइज। अब दूसरी बात करें हम, जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में कैसा है, तो देखो लेस डेवलप्ड। क्या है, लेस डेवलप्ड ड्यू टू, किसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में लेस डेवलप है। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसकी एब्सेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और किसकी एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। और क्या है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। और कि जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है, लेस अमाउंट में। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, डीएनए प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। अभी बताया था ना आपको कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियस में कि डीएनए प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो मोर डेवलप, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेवलप, मोर डेवलप का मतलब है कि प्रोकैरियोट से ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, मोर डेवलप ड्यू टू, किसकी वजह से, तो फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे ड्यू टू, यहाँ पे स्टार मार्क्स कर लो, प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या, कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अगे न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जहां पे आरएनए का क्या होता है, या ये बोल सकते हो कि आरएनए का क्या होगा, जहां पे सिंथेसिस होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। अभी आएगा आगे फिर बताएंगे। ठीक है ना,
ये है डीएनए प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और मोर अमाउंट, मोर अमाउंट। क्यों? क्योंकि क्या है, मोर डेवलप्ड है इसलिए मोर अमाउंट। अब देखो क्या कि ये तो हमने पढ़ लिया कि लेस डेवलप्ड है और वो क्या है, मोर डेवलप्ड है। ठीक है, और एक जो मेन बात याद रखनी है वो ये रखनी है, बेस रेशियो ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए कि जो बेस रेशियो होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए का वो कितना होता है, कितना होता है, देखो A+T/G+C इज लेस देन 1। A क्या होता है यहाँ पे, एडेनिन, T होता है थाइमिन, G होता है ग्वानिन एंड C होता है साइटोसिन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बेस रेशियो ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इज कितना होता है, मोर देन 1। ठीक है, A+T/G+C इज मोर देन 1। तो देखो न्यूक्लियस के बेसिस पे तो हो गया, अब हमें किसके बेसिस पे और करना है, सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सेल ऑर्गेनेल्स। तो आगे लिखो सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बताया था ना क्या होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो देखो जो बच्चों प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो लिखो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स has absence of cell organelles। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि जो आरएनए होता है, क्या आरएनए, वो कौन से टाइप का प्रेजेंट होता है, 70S। कौन से टाइप का, 70S। ठीक है क्या, नेक्स्ट है जो यहाँ पे यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो यानी कि यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स हैज प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब ऐसे मत घबराना कि मैं आपने तो बताया नहीं 70S क्या होता है, यहाँ पे 80S। अभी ना आपके जो आगे 11th क्लास के जो तुम्हारा चैप्टर है सेल, इसमें क्या है, हर एक टॉपिक का क्या है, डिस्क्रिप्शन है, तो वहां पे हर चीज डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए है वो कैसा होता है, 80S। कैसा S, 80S। ठीक है, अब हमें किसके बेसिस पे बात करनी है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। किसके बेसिस पे, लिखो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। देखो साइटोस्केलेटल का मतलब क्या होता है कि माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो लिखो एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। माइक्रोफिलामेंट्स आर एब्सेंट। ये क्या होते हैं आपके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इफ अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हुआ तो फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट का। ठीक है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट
देन इट इज सिंपल। कैसा होगा वो? सिंपल होगा। सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पे? 9+2 अरेंजमेंट के बिना, इसको हम बोलते हैं सिंपल, विदाउट 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट। और अगर यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट हुआ, क्या प्रेजेंट हुआ? इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, तो बताओ यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। देन इट इज कॉम्प्लेक्स और विथ 9+2 अरेंजमेंट। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस किस चीज के बीच में? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो ये तो हो गया आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं कि जो सेल है उसकी जो सेल थ्योरी है वो क्या है। तो देखो ऐसे एक बार रफली बताती हूँ आपको सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी में क्या हुआ था? एक साइंटिस्ट आए थे, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? इन 1838। कब आए थे? 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था मैथिस लैडेन। क्या था? एम्स लैडेन, एम बोल सकते हो, मैथिस लैडेन। वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे वो? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है। उन्होंने क्या बोला इस सेल के बारे में? उन्होंने क्या किया? वो बॉटनिस्ट हैं तो किसका ऑब्जर्वेशन करेंगे? प्लांट्स का। तो उन्होंने क्या किया? किसने? एम स्लेडिन ने। क्या नाम था उनका? एम स्लेडिन। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। और उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स है ना सारे के सारे, वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से या फिर इनके प्रोडक्ट से। या मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो एम स्लेडिन है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से। और सेल भी कैसे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ये बोला इन्होंने, किसने? एम स्लेडिन ने। क्या बोला कि प्लांट्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। और कैसी सेल से? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से। इन्होंने बोली ये बात एम स्लेडिन ने। अब इसके बाद 1839 में कौन आया? थियोडोर स्वान। कौन आए? थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या बोला कि एनिमल्स को ऑब्जर्व किया इन्होंने, क्योंकि ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट यानी कि किसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे? वो एनिमल्स के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब एनिमल्स को ऑब्जर्वेशन किया तो इन्होंने बोला कि एक आउटर थिन लेयर होती है, यानी कि एनिमल्स की जो बॉडी है उनके ऊपर क्या एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। किसने बोली ये बात? थियोडोर स्वान ने बोली। ठीक है, अपनी अपनी बात बोल दी। अब क्या हुआ? इन स्लेडिन और स्वान ने क्या किया कि एक सेल थ्योरी दी। ये तो पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, अब ये दोनों एक हो गए। उन्होंने क्या बोला? एक इन्होंने सेल थ्योरी देने की कोशिश की। उस सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो किन किन से मिलकर बने हैं? सेल से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, सही बात है ये। अब क्या बोला? इनसे पूछा कि भाई ये तो ठीक है आपकी बात कि सेल है, सॉरी कोई भी एनिमल है या प्लांट की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। अब ये बताओ कि जो सेल है वो आती कहां से है? यानी कि उसका कहीं से तो एराइज होती है ना, तो जो एराइजन है उसका वो कहां से है? यानी कि वो आती मतलब नेक्स्ट जो बनती है सेल वो कहां से आती है? यानी कि उसका प्री एग्जिस्टिंग क्या है?
तो इन्होंने जवाब नहीं दे पाए, यानी कि जो स्लैडिन और स्वान है इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन कि जो सेल है वो आती कहां से है, जो न्यू सेल बन रही है वो कहां से बन रही है, ठीक है ना, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चू। कौन आए, रुडोल्फ वर्चू। कब, इन 1855। इन्होंने बोला कि जो सेल है ना, सेल, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो न्यू सेल्स जो बनती है ना वो कहां से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुरानी सेल से ही क्या बनती है, वो न्यू सेल्स, यानी कि जो सेल है, जो न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बात बोली, रुडोल्फ वर्चू ने। और क्या बोला इन्होंने, इसी टर्म को इन्होंने क्या बोल दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस टर्म का मतलब ही क्या है कि जो न्यू सेल्स है ना वो कहां से अराइज हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कुछ समझ में आया कि क्या बोला, कि जो रुडोल्फ वर्चू है उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। एम स्लेडिन और टी स्वान ने मिलकर क्या किया कि चलो हम सेल थ्योरी देंगे, पर ये जवाब नहीं दे पाए कि न्यू सेल्स कहां से अराइज हो रही है। नेक्स्ट रुडोल्फ वर्चू साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट इज न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और ये जो रुडोल्फ वर्चू है इन्होंने एक फाइनल शेप दिया, किसको, सेल थ्योरी को। एक तो पहली बात तो ये बोल दी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इन्होंने क्या बोला, जो स्लेडिन और स्वान ने बात बोली थी वही इन्होंने और बोल दी, क्या, कि न्यू सेल ऑल द प्लांट्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and product of cells। तो बताओ ये बात समझ में आई कि सेल थ्योरी, वापस बताती हूँ, ये तुम्हारे नोट्स में फिर एकदम अच्छे से गिवन है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल गिवन है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेल थ्योरी है, उसको मैं वापस बताती हूँ क्या था इस सेल थ्योरी में। 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका क्या नाम था, एम स्लेडिन नाम था। क्या नाम था, एम स्लेडिन, जो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे इसलिए प्लांट्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या बोला कि जो सारे प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं। ये बात किसने बोली, एम स्लेडिन ने। ठीक है, अब 1839 के अंदर एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि जूलॉजिस्ट है तो यानी कि वो किस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनिमल्स का। तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक एनिमल की जो बॉडी है उस पे क्या है, थिन आउटर लेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि एनिमल्स है उनकी आउटर लेयर होती है, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इन्होंने दोनों ने क्या किया कि चलो सेल थ्योरी देते हैं दोनों। ठीक है, यानी ज्यादा नॉलेज हो गया इनको, तो इन्होंने क्या सोचा, चलो सेल थ्योरी देते हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, तो वो क्या है, सेल से बनते हैं या किसी भी प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं। अब किसी एक साइंटिस्ट से पूछा कि भाई ये बताओ कि जो न्यू सेल्स हैं वो किससे अराइज हो रही है, किससे बन रही है। इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, तो इनकी फेल हो गई सेल थ्योरी। देन आए रुडोल्फ वर्चू, किसमें, 1855 में। उन्होंने क्या बोला कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि omnicellular e cellular, it means
न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इनके पास ये जवाब था। फिर इन्होंने क्या किया, जो एम्स्लेडिन और टी स्वान जो सेल थ्योरी दे रहे थे उनको एक फाइनल शेप दिया और क्या बोला कि पहले तो ओमनीसेलुलर ईसेलुलर बोल दिया, दूसरी बात बोली क्या कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये रुडोल्फ ने क्या दी, सेल थ्योरी दी। ये 2 पॉइंट्स दिए, omnicellular ecellular and all organisms are composed of cells and products of cells। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके बारे में और जो सेल्स है उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स, ये सब। ठीक है, अब तुम लोग टेलीग्राम का जो चैनल है, मतलब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, वहां से आप नोट्स ले लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे।